हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में जहां हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान और सिंपल तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारे टॉपिक्स हमने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीरीज़ में कवर कर लिया है। इनके बारे में जानना हो तो आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट गवर्नमेंट की सीरीज़ का पहला टॉपिक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आर्टिकल 214 से 231 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक एनालॉजी से। इमेजिन करते हैं इंडिया को एज अ वास्ट कॉर्पोरेट एम्पायर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज़ लाइक द हेड ऑफिस, लेकिन जो मेजर रीजन्स हैं उनके अपने अपने एक जोनल ऑफिसेज हैं जो कि लोकल मैटर्स को हैंडल करते हैं। अब इन्हीं जो रीजनल पावर हाउसेज हैं इनको हम बोलते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि जो जोनल ऑफिसेज हैं वो गैप को ब्रिज करते हैं बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द लोकल ब्रांचेस। इन द सेम वे जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है वो ब्रिज करता है गैप को बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट। तो हर हाई कोर्ट एक पावरफुल इंजन है जिसका काम है रूल ऑफ लॉ को ट्रैक पे रखना और जस्टिस को टाइम के साथ डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट was established in 1962 under the Indian High Courts Act of 1961 by the Britishers। पहले 3 जो हाई कोर्ट बने थे वो थे कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के, और 4th हाई कोर्ट कौन बना था, कहाँ पे बना था, इलाहाबाद में। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कंटिन्यू किए गए हाई कोर्ट्स के लिए, और कहाँ रखा गया, आर्टिकल 214 से 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट देखें तो हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट। पहले हाई कोर्ट बना था 1962 में, कहाँ, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। गवर्न कैसे होता है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक कितने हाई कोर्ट्स बन चुके हैं, तो एज ऑफ 2025 हाई कोर्ट्स अभी करेंटली इंडिया में हैं, जिसमें से कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स हैं और कुछ इंडिविजुअल हाई कोर्ट्स हैं। कॉमन हाई कोर्ट्स कौन कौन से हैं ये हम लास्ट में इसी लेक्चर में देखेंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ जज टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। पहला, ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए 10 साल तक, या फिर एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट से डिफरेंस आता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। कौन सी, कि he or she must be a distinguished jurist in the eyes of the president। प्रेसिडेंट की नज़रों में एक distinguished jurist अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। हाई कोर्ट में बस 3 ही क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन सी, सिटीजन, जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए 10 साल तक, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल तक। नेक्स्ट आ जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा कि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो हैं वो जजेस को ओथ दिलाते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाते हैं, लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट ओथ दिलाते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को। अपॉइंटमेंट की बात, अब मैंने आपको ओथ का याद रखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि सिर्फ ओथ ऐसी चीज़ है जो गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस के केस में। बाकी जो अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, ये सारे काम जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं हाई कोर्ट जजेस के केस में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कैसे करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं 3 लोगों की। किसकी किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट की, और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट की। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेते हैं और गवर्नर ऑफ द स्टेट की कंसल्टेशन लेते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट देख लिया हमने। फिर आता है टेन्योर ऑफ द जजेस।
तो कितने साल तक सर्व कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस? 62 ईयर्स तक। इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट अगर देखें तो वहाँ पे 65 ईयर्स तक सर्व कर सकते थे, यहाँ पे 62 ईयर्स तक। ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। डिफरेंसेस याद रखेंगे तो याद करने में भी आसानी होगी और आंसर्स को मार्क करने में भी आसानी होगी। रिमूवल, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो हैं वो रिमूव करते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को। किन किन ग्राउंड्स पे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी पे। अब प्रोसेस क्या है रिमूवल का? तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में प्रोसेस था रिमूवल का, सेम ही प्रोसेस रिपीट होता है हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल में भी। अब अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या रिमूवल प्रोसेस था? सबसे पहले किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगर लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 100 MPs का अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 50 MPs का अप्रूवल चाहिए। एक बार ये इनिशिएट हो गया फिर उसके बाद ये जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास, जिस हाउस में इनिशिएट होगा उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। अब अगर स्पीकर और चेयरमैन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर रिजेक्ट कर लिया तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनती है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल में हमने देखा था। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज के रिमूवल की बात आएगी तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर सेकंड मेंबर जो होता है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाता है, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो गया। अब ये 3 मेंबर की कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये पार्लियामेंट में देगी। पार्लियामेंट क्या करती है? दोनों ही हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज से ये रिपोर्ट स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होगी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद ये जाती है आखिरी में प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। याद रखने की बात क्या है कि अभी तक कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में। हर स्टेट के पास अपना अपना हाई कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स भी एक साथ एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर सकते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने देखा कि आर्टिकल 214 बात करता है कि ईच स्टेट टू हैव अ हाई कोर्ट और आर्टिकल 231 कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, साथ ही अदर जजेस होंगे। अब ये अदर जजेस कितने जजेस होंगे, इनका नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इनका नंबर डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि कैसे अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट और कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हमने देखा था कि कुछ ज्यूरिसडिक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, वैसे ही कुछ ज्यूरिसडिक्शंस आती हैं हाई कोर्ट्स के पास भी। कौन कौन सी? पहली आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंट में जो केसेस हाई कोर्ट सुन सकते हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। अब इनमें कौन कौन से केसेस होते हैं? जैसे कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई केस हो गया, ठीक है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएगा। कोई भी केस जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन से रिलेटेड हो गया, कोई भी केस जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हुआ, या फिर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, ये सारे केसेस जो आते हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। कौन कौन से? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेवेन्यू मैटर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, फंडामेंटल राइट्स या फिर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड हमारा आता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अपील के थ्रू जो केसेस आते हैं वो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। अब इनमें कौन कौन से केसेस आते हैं? जो भी केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के थ्रू अपील में आते हैं, जैसे कि अगर सिविल मैटर्स है, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सिविल मैटर्स के थ्रू आता है, या फिर सेशंस कोर्ट के थ्रू क्रिमिनल मैटर्स आते हैं अपील में, तो वो हाई कोर्ट के पास आता है। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि पावर टू सुपरवाइज
ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स अंडर इट्स टेरिटरी। हाई कोर्ट्स के पास जो भी उसके अंडर स्टेट के अंदर कोर्ट्स आते हैं, ट्राइब्यूनल्स आते हैं, उनको सुपरवाइज करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट्स की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट जो ज्यूरिसडिक्शन है वो है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी अपनी जुडिशियल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट को इंश्योर करने के लिए हाई कोर्ट्स के पास पावर दी गई है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर टू इशू रिट्स। जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में देखा था कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ रिट्स इशू कर सकते हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पे हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है कि वो कुछ रिट्स इशू कर सकते हैं, बट ये आर्टिकल 32 में ना होके आर्टिकल 226 के अंडर आता है। और डिफरेंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर सकते हैं, साथ ही किसी भी लीगल मैटर्स के लिए कर सकते हैं। अब कौन कौन से रिट्स इशू होते हैं, तो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिररी और क्यो वारंटो। रिट्स के बारे में हमने अपने सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। अगर डिटेल में जानना हो तो आप हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। अभी के लिए हम इनके बारे में एक एक लाइन में समझ लेते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये किसी भी पर्सन को रिलीज करने के लिए इशू किया जाता है जिसको इलीगली डिटेन कर लिया गया हो, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि किसी भी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसकी परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए मैंडेमस रिट का इशू किया जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि मनाही, कि आप अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर आकर काम ना करें, इसके लिए प्रोहिबिशन वाले रिट का यूज़ किया जाता है। सर्टिररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि टू क्वैश द ऑर्डर्स ऑलरेडी पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट्स, या फिर जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिन्होंने, मान लेते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए यानी खारिज करने के लिए जो रिट इशू होता है उसे कहते हैं हम सर्टिररी, यानी कि टू बी सर्टिफाइड। लास्ट वाला जो रिट है वो है क्यो वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट इशू होता है किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन करने के लिए फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, जो कि जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, जिसके पास उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो ऐसा कोई ऑफिस होल्ड ना करे, उसके लिए हम इशू करते हैं क्यो वारंटो वाला रिट। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी कंट्रोल। हाई कोर्ट्स के पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया है कि वो अपनी लोअर जुडिशरी के ऊपर एक कंट्रोल रख सकती हैं। किस तरीके का कंट्रोल? उनके अपॉइंटमेंट का, ठीक है, जो लोअर जुडिशरी के हैं उनके जजेस की अपॉइंटमेंट का, उनके प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, या फिर कोई भी अगर डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना हो, ठीक है, ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 235 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। आर्टिकल 222 के अंडर जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस लिए करते हैं? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहे, वर्कलोड का बैलेंस बना रहे और लोकल इन्फ्लुएंस अवॉइड किया जा सके। तो याद रखना है कि अभी तक जितना भी हमने देखा है, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, रिमूवल हो, रेजिग्नेशन हो या फिर अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है हाई कोर्ट जजेस का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ओथ दिलाना हो, ठीक है, शपथ लेना हो, तो वो कौन करता है? गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब बात करते हैं एक्टिंग और एडिशनल जजेस की। अगर हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं या फिर वो सीट वेकेंट हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट किसी भी जज ऑफ द हाई कोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है एडिशनल जजेस, कि अगर कोई भी वर्कलोड बढ़ गया है हाई कोर्ट में, ठीक है, टेम्पररी इंक्रीज हो गया है अगर वर्कलोड, तो उस केस में
एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है किसी और हाई कोर्ट से ला करके किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, ठीक है। ये काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और ये मैक्सिमम कितने समय के लिए किया जा सकता है? 2 ईयर्स के लिए। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की। इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होगा कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट का? पहला, उनकी सैलरी फिक्स्ड है और चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हमने देखा कि वो 62 ईयर्स तक सर्व करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है रिमूवल वाया इम्पीचमेंट प्रोसेस ओनली, और रिमूवल प्रोसेस को उतना ही टफ बनाया गया है, ठीक है, कि दोनों हाउसेस से पास होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट है कि इनकी पावर्स को प्रोटेक्टेड रखा गया है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। 226 में कैसे? हमने देखा था इनके पास रिट्स इशू करने की पावर है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि अभी तक हमारे पास इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, जो कि आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया था? आर्टिकल 231 जो है वो कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है। कौन कौन से कॉमन हाई कोर्ट्स हैं? तो अभी इंडिया में टोटल 6 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। पहला अगर देखें तो मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट कवर करता है तमिलनाडु और पौंडीचेरी को। नेक्स्ट आता है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि कवर करता है वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। थर्ड है हमारा केरला हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि कवर करता है केरला और लक्षद्वीप को। नेक्स्ट है हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि कवर करता है नागालैंड, आसाम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, यानी कि 4 स्टेट्स को जो हाई कोर्ट कवर करता है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि कवर करता है पंजाब को, हरियाणा को और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि कवर करता है महाराष्ट्र को, गोवा को और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को। तो हमारे जो 6 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं इनके बारे में याद रखना है। कौन कौन सा? मद्रास, कलकत्ता, केरला हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। और किस में आता है? आर्टिकल 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कंपैरिजन है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे तो हम पूरे लेक्चर में डिफरेंसेस देखते हुए आए हैं, बट एक बार एक स्लाइड में इनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन स्टेट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट की पैन इंडिया ज्यूरिसडिक्शन होती है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 214 से लेके 231 में हाई कोर्ट कवर होता है और आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट को कवर करता है। एस्टैब्लिशमेंट एक होता है पर स्टेट या फिर 2 और मोर स्टेट्स के लिए, और एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे इंडिया के लिए। जजेस की एज क्या है? 62 ईयर्स हाई कोर्ट के केस में और 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के केस में। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमने देखा कि आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन कवर करता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स प्लस बाकी कोई भी लीगल राइट कवर होता है। सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन आती है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। अपील्स क्या है? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है स्टेट केसेस में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है सारे केसेस में। बाइंडिंग डिसीजन अगर देखा जाए तो बाइंडिंग है हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग हैं लोअर कोर्ट्स में जितने भी स्टेट्स में हैं, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग हैं सारे कोर्ट्स जो कि इंडिया में हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट हमने देखा कि हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट किसके अंडर आती है? आर्टिकल 214, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट हाई कोर्ट के कितने आर्टिकल्स हमने देखे थे? 214 से 231, जो कि हाई कोर्ट को कवर करता है। तो 214 एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताता है। हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स ये बताता है आर्टिकल 231। अपॉइंटमेंट, टेन्योर और रिमूवल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आर्टिकल 217 में। इसके जो कुछ सब क्लॉजेज हैं वो इनके टेन्योर और रिमूवल को कवर करते हैं। आपको मोटा मोटा याद रखना है
कि जो अपॉइंटमेंट वगैरह है, रिमूवल है, ये आर्टिकल 217 में है। ज्यूरिसडिक्शन आता है आर्टिकल 225 के अंडर। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमने देखा था 226 के अंडर है। और एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज आता है आर्टिकल 230 के अंदर। तो डिफरेंसेस याद रखने हैं कि जो एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की यूनियन टेरिटरीज की तरफ, वो है 230 में, लेकिन जो कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में है वो है आर्टिकल 231 में। हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि हाई कोर्ट्स आर द पिलर्स ऑफ जस्टिस इन एवरी स्टेट, जो कि लोकल नीड्स को बैलेंस करते हैं नेशनल लॉज से। और याद रखना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सबऑर्डिनेट नहीं है, ये बल्कि पार्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के। वेदर यू आर अ लॉ एस्पिरेंट या फिर यूपीएससी स्टूडेंट या फिर कोई क्यूरियस सिटीजन ही क्यों ना हो, अंडरस्टैंडिंग द हाई कोर्ट्स इज योर गेटवे टू मास्टरिंग इंडियन पॉलिटी। अब हम देखते हैं कुछ क्विज, क्योंकि हमने लेक्चर तो पूरा कवर कर लिया। अब ये लेक्चर हमें समझ में आया है या फिर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हम इन क्विजेस के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते हैं। ये हमने देखा था आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स रिट्स इशू करते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे अपॉइंटमेंट हो, रिमूवल हो, रेजिग्नेशन हो, ट्रांसफ़र हो या फिर एक्टिंग या फिर एडिशनल जजेस ही क्यों ना अपॉइंट करने हो, सब काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस ओथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट दिलाते हैं। एज ऑफ टेन्योर क्या है, किस एज तक हाई कोर्ट के जजेस सर्व कर सकते हैं, तो एज ऑफ 62। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एज हो जाती है 65। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।